हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पष्टिक शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शोध अभिकल्प के अंतर्गत जो हमने सामाजिक अनुसंधान के रिसर्च के विभिन्न स्तर बताए थे और शोध अभिकल्प के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कितने प्रकार के शोध होते हैं। प्रयोगात्मक शोध होते हैं, ऐतिहासिक शोध होते हैं तो और निदानात्मक शोध होते हैं। तो ये सबको हमने पाँच वीडियो में लगभग कंप्लीट कर लिया है। और जो स्टेप्स होते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान के जो स्टेप्स होते हैं, जिसमें समस्या का चुनाव होता है, उपकल्पना का निर्माण होता है, तथ्यों का संकलन होता है, विश्लेषण होता है, तो इसमें कुल मिला के 12-13 स्टेप्स हैं, जिसमें हमने 10वां स्टेप से तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण ये भी कंप्लीट हो चुका है। और अब की इस वीडियो में 11वां स्टेप्स है तथ्यों का विश्लेषण एवं निर्वचन। तो आज की वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तथ्यों का विश्लेषण एवं निर्वचन से पहले क्या होता है कि तथ्यों का संकलन किया जाता है। तो तथ्यों के संकलन में दो स्रोत से हम तथ्यों का संकलन करते हैं, जिसमें प्राथमिक स्रोत होते हैं और द्वितीयक स्रोत होते हैं। प्राथमिक स्रोत में प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन ये सब आते हैं। और द्वितीयक स्रोत में जैसे कि डायरियाँ हैं, अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएँ हैं, मैगजीन हैं, इन सब से जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं तो वो द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। तो इन सबको हमने 5 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और इसका पीडीएफ जो है अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे 5 वीडियो के जितने भी पीडीएफ हैं उसको एक में मर्ज कर दिया गया है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जा रहा है और उसमें आप नोट्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इकट्ठे सारे 5-6 वीडियो के इकट्ठे नोट्स मिल जाएंगे। तो आप अगर नोट्स से पढ़ना चाहें तो आप उससे डाउनलोड करके इजीली ले सकते हैं वहाँ से। तो आज की इस वीडियो में हम तथ्यों का विश्लेषण एवं निर्वचन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तथ्यों का विश्लेषण एवं निर्वचन किसी भी शोध विषय से संबंधित अध्ययन के लिए आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? तथ्यों का विश्लेषण एवं निर्वचन किसी भी शोध विषय से संबंधित अध्ययन के लिए ये जरूरी हो जाता है। और तथ्यों को व्यवस्थित करने की विधि, मतलब तथ्यों के व्यवस्थित करने की विधि क्या होनी चाहिए? वैज्ञानिक होनी चाहिए और सांख्यिकीय होनी चाहिए, यानी कि साइंटिफिक होनी चाहिए और स्टैटिस्टिकल होनी चाहिए, मतलब उसको अंकों के रूप में भी प्रदर्शित की जा सके। तो जो है तथ्यों का विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या है कि तथ्यों का विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शोध से संबंधित सूचनाओं के वर्णन एवं निष्कर्ष के मध्य अंतर स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है कि संबंधित सूचनाओं के वर्णन एवं निष्कर्ष के मध्य अंतर स्थापित किया जाता है तथ्य विश्लेषण में। अब तथ्यों का विश्लेषण इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि तथ्यों के सारणी के रूप में संग्रहित किए जाने के उपरांत हम प्रतिपादित किए गए शोध प्रश्नों के उत्तर विश्लेषण की सहायता से प्राप्त करना चाहते हैं। जो शोध प्रश्न होते हैं तो उनके उत्तर विश्लेषण की सहायता से ही हम प्राप्त करना चाहते हैं। और विश्लेषण का अर्थ आंकड़ों को क्रमबद्ध करना एवं निर्माणकारी तथ्यों के रूप में सम्मिलित करना है। विश्लेषण का क्या अर्थ है कि आंकड़े प्राप्त होते हैं उनको क्रमबद्ध करना, उनको क्रमबद्ध तरीके से लगाना एवं निर्माणकारी तथ्यों के रूप में सम्मिलित करना होता है। और विश्लेषण का कार्य विचारपूर्ण आधारशिला की स्थापना करना है, जिसकी सहायता से संकलित तथ्यों को उचित स्थिति एवं संबंधों के रूप में व्यवस्थित किया जा सके। सारणीबद्ध तथ्यों का तार्किक एवं सांख्यिकीय दोनों प्रकार के तथ्यों के ढंगों का उपयोग करते हुए विश्लेषण किया जाता है। जो सारणीबद्ध तथ्य होते हैं, जो डाटा होते हैं, उनका तार्किक एवं सांख्यिकीय दोनों प्रकार के तथ्यों के ढंगों का उपयोग करते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है। और विश्लेषण से प्राप्त परिणाम जो मिलते हैं उनको अन्य अध्ययन से प्राप्त परिणामों के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। और सापेक्ष गुणों एवं सीमाओं को स्पष्ट करते हुए क्या निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो तथ्यों के विश्लेषण के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, तो उन आवश्यकताओं को हमें पहले पूरा कर लेना चाहिए। तो तथ्यों के विषय में हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो हमारे तथ्य होते हैं, जो डाटा होते हैं, तो उनके विषय में हमको पूर्ण नॉलेज होना चाहिए, तभी हम तथ्यों का विश्लेषण कर पाएंगे। घटनाओं के संबंध में अंतर्दृष्टि
अंतर्दृष्टि मतलब जो भी घटना है उसके संबंध में हमारी सूझबूझ क्या है, क्या समझ है, तो वो हमें अपना विकसित करना चाहिए। हमें अपने अंतर्दृष्टि को डेवलप करना चाहिए, उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। आलोचनात्मक दृष्टि तो क्रिटिकल विजन होना चाहिए कि मतलब हम उसको जो तथ्यों का जब विश्लेषण करने जा रहे हैं तो हमारा जो सोच है वो आलोचनात्मक होना चाहिए। और अनुभव उत्तरदायित्व अथवा बौद्धिक ईमानदारी होना चाहिए कि मतलब हमारा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस के क्या हमारे उत्तरदायित्व है, क्या रिस्पांसिबिलिटी है, वो भी होना चाहिए। और हमारी बौद्धिक ईमानदारी होनी चाहिए कि मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो पूरा निष्पक्ष तरीके से हो, उसमें कोई असत्यता या मिथ्यापन ना हो। अभिनति से स्वतंत्र मतलब कि कोई जैसे पूर्वाग्रह हो, मतलब पूर्वाग्रह या पूर्व से चली आ रही धारणा हो, उसी के अनुरूप हम डाटा विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। हम पूर्व धारणाओं से या पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होके, मतलब उससे ऊपर होके, उससे हटके हम तथ्यों का विश्लेषण करने की हमारी कुशलता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि तथ्यों के विश्लेषण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ डाटा एनालिसिस क्या है। तथ्यों के विश्लेषण की प्रक्रिया कौन कौन सी होनी चाहिए? तो तथ्यों की माप होनी चाहिए, रूपरेखा की तैयारी होनी चाहिए, तथ्यों का व्यवस्थित वर्गीकरण होना चाहिए, अवधारणाओं का निर्माण होना चाहिए, तुलना तथा व्याख्या होनी चाहिए व सिद्धांतों का प्रतिपादन होना चाहिए। और तथ्यों का मतलब इतने तथ्यों के विश्लेषण की प्रोसेस हैं। जब तथ्यों का विश्लेषण हम करेंगे तो इन प्रोसेस से हमको गुजरना होगा। तथ्यों की माप, रूपरेखा की तैयारी, तथ्यों का व्यवस्थित वर्गीकरण और धारणाओं का निर्माण, तुलना तथा व्याख्या और सिद्धांतों का, तब उसके बाद हम सिद्धांतों का प्रतिपादन करेंगे। तो अब हम तथ्यों के निर्वचन के बारे में जान लेते हैं कि तथ्यों के निर्वचन से क्या तात्पर्य है। कि हार्पर के अनुसार, एक हार्पर महोदय हैं, तो वो बताते हैं कि इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि निष्कर्ष उन मौलिक आंकड़ों या तथ्यों जिन पर वह आधारित है से उत्तम नहीं हो सकता। यदि तथ्यों का संकलन सही ढंग से नहीं किया गया है तो उनके विश्लेषण एवं निर्वचन पर समय एवं धन साधनों का अपव्यय होगा। यही बात निर्वचन के लिए भी सही है। ऐसे अध्ययनों से सही निष्कर्ष निकालना या वैज्ञानिक सत्यता की जांच कर पाना असंभव है। तो ये स्टेटमेंट देते हैं, ये तथ्यों के निर्वचन से संबंधित स्टेटमेंट हार्पर महोदय का है। तो ये इतनी सी बड़ी सी परिभाषा ये देते हैं इसके बारे में। अब सिम्पसन एवं काफ्का क्या कहते हैं? सिम्पसन एवं काफ्का कहते हैं कि निर्वचन संबंधित 4 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए। या क्या कहते हैं कि जब हम तथ्यों का निर्वचन करें तो उसके लिए निर्वचन का तात्पर्य यह होता है कि किसी चीज़ को मतलब बहुत व्याख्यात्मक तरीके से उसका वो विश्लेषण करना व्याख्यात्मक तरीके से, तो उसी को हम निर्वचन कहते हैं। इंटरप्रिटेटिव कहते हैं इंग्लिश में उसको, और हिंदी में निर्वचन कहते हैं। मतलब किसी को बहुत व्याख्यात्मक रूप से विश्लेषित करना होता है। तो ये निर्वचन संबंधित 4 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो कौन कौन से हैं बातें? शोधकर्ता को तथ्यों में क्या है कि जानकारी करने की उत्सुकता होनी चाहिए। कि मतलब शोधकर्ता जो है, रिसर्चर जो है, तो जो डाटा होते हैं, जो तथ्य होते हैं वो क्या हैं, तो उसके बारे में जानकारी करने की उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। और दूसरा बताते हैं कि तर्कपूर्ण चिंतन का सहारा लेते हुए तथ्यों के विभिन्न पक्षों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और तीसरा बताते हैं कि तथ्यों के पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए। कि मतलब तथ्यों का जब वो कर रहे हैं विश्लेषण तो उसके बैकग्राउंड के बारे में भी उनको पूरा पता होना चाहिए। और ठोस निर्वचन के लिए आवश्यक है कि शोधकर्ता स्पष्ट, क्रमबद्ध एवं समालोचनात्मक भाषा का प्रयोग करे। कि मतलब जो रिसर्चर है वह स्पष्ट भाषा हो, क्रमबद्ध भाषा हो एवं उसका समालोचनात्मक भाषा, तो उसका वो प्रयोग करें। तो ये 4 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं तथ्यों के निर्वचन के लिए।
अब हमारा 12वां स्टेप्स है जो सामाजिक अनुसंधान के स्तर होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो उसमें 12वां स्टेप्स है निष्कर्ष एवं सुझाव। तो जो उसके जितने भी स्टेप्स बताए गए हैं, तो जो मेन महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं उन्हीं को हमने यहाँ पर डिटेल में रखा है। कि जैसे परिकल्पना का निर्माण, तो उसको हमने काफ़ी डिटेल में इसके पहले वाली वीडियो में कवर किया है कि परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, परिकल्पना की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो स्टेप्स मेन महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं उन्हीं को हमने डिटेल से वीडियो में सारे कवर किया है। तो हम अगला ये जो हमारा स्टेप्स है प्रतिवेदन, तो रिपोर्ट राइटिंग, ये हमारा अंतिम स्टेप्स है और इसको हम डिटेल में देखेंगे। और ये जो है अंतिम स्टेप्स है। कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है तो उसमें शुरुआत के 2-3 स्टेप्स नहीं लगा के लास्ट के 2-3 स्टेप्स लगा देते हैं। तो इसलिए हमें यह भी जानना है कि प्रतिवेदन ये रिसर्च के स्टेप्स में अंतिम स्तर है, ये अंतिम स्तर है। और इसके बारे में भी, प्रतिवेदन के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। तो प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट राइटिंग, अनुसंधान अथवा शोध का अंतिम चरण क्या है? अंतिम चरण प्रतिवेदन लेखन है, जिसमें अनुसंधान की समस्या, उपकल्पनाओं, निदर्शन, अध्ययन की विधियां एवं प्रविधियों का विस्तृत विवरण, संकलित सामग्री एवं उससे निकाले गए निष्कर्ष को संक्षेप में, यानी कि समरी होता है। प्रतिवेदन क्या होता है कि जितने भी स्टेप्स हैं सामाजिक अनुसंधान के, तो उसके जो जितने भी स्टेप्स हैं उनको शार्ट में जो है यहाँ पर लिखा जाता है रिपोर्ट राइटिंग में। और संकलित सामग्री, उससे निकाले गए निष्कर्ष को संक्षेप में स्पष्ट रूप से लिखना होता है। एक अच्छे प्रतिवेदन में शोध के समस्त चरणों का क्या होता है कि शोध के समस्त चरणों का विस्तृत विवरण होना अनिवार्य है। प्रतिवेदन में शोध के समस्त चरणों का वर्णन होना अनिवार्य है। और प्रतिवेदन के अंत में संलग्न प्रपत्र लगाए जाते हैं, जिनमें आंकड़े संकलन की प्रविधि तथा पुस्तक सूची मुख्य है। इसमें जो है संलग्न प्रपत्र भी लगाए जाते हैं प्रतिवेदन के साथ। तो उनमें आंकड़े संकलन करने के कौन कौन से तरीके अपनाए गए हैं तथा पुस्तक सूची मुख्य हैं, कि मतलब किन किन पुस्तकों से क्या क्या लिया गया है। तो वो सब संलग्न करना जरूरी होता है प्रतिवेदन में। और एक अच्छा प्रतिवेदन उसे कहा जाता है जिससे आगे शोध के लिए पथ प्रदर्शन मिलता है। कि मतलब प्रतिवेदन बहुत लोग जब अच्छा उनका इसलिए होना चाहिए कि आगे भी बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं, तो उनके लिए वो मार्गदर्शन का काम करेगा कि उसको देखकर वो भी अपना जो है उससे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, उससे प्रेरणा लेंगे या उससे अनुभव ग्रहण करेंगे। तो पथ प्रदर्शन मिलता है, अच्छा प्रतिवेदन उसे कहा जाता है। और अनुसंधान कार्य को इस तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि जिसे कोई भी पाठक या शोधकर्ता इसमें रुचि लेकर अपने ज्ञान की वृद्धि कर सके। अगर कोई रिसर्चर, अगला रिसर्चर है और उसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है, तो ऐसा होना चाहिए कि उसमें रुचि ले और उसके ज्ञान में वृद्धि हो। प्रतिवेदन ऐसा होना चाहिए। प्रतिवेदन के उद्देश्य क्या हैं? तो प्रतिवेदन के उद्देश्य हैं कि अनुसंधान कार्य के महत्व को दूसरों तक पहुंचाना। जो रिसर्च का महत्व होता है, रिसर्च का क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये प्रतिवेदन ही होता है। जो सारे स्टेप्स हैं कवर किए जाते हैं, कैसे क्या किया जाता है, कैसे उपकल्पना बनाया जाता है, समस्या का क्या चुनाव होता है, ये सब जो उसमें इंक्लूड रहता है प्रतिवेदन में। तो वो सब की जानकारी जब कोई अगला व्यक्ति कोई रिसर्च करना चाहता है, तो वो उससे जानकारी प्राप्त कर लेता है, ताकि उसको भी रिसर्च करने में सुविधा मिलती है। और ज्ञान वृद्धि के लिए प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या है कि ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। और दूसरों के निष्कर्ष का प्रमाणीकरण भी होता है इसके उद्देश्य में। और भावी अनुसंधान के लिए सहायक है, कि मतलब भविष्य में और भी लोग तो रिसर्च करते हैं, तो उनके लिए भी ये सहायक सामग्री के रूप में कार्य करेगा।
अनुसंधान प्रतिवेदन की विषय सामग्री क्या होनी चाहिए? तो प्रतिवेदन लेखन में सामान्यतः निम्न बातें अवश्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि प्रतिवेदन लिखने का तो कुछ तरीका होना चाहिए ना, कि सिस्टमेटिक तरीके से कैसे प्रतिवेदन को लिखा जाए। तो उसमें पहले शीर्षक होना चाहिए, उसके बाद प्राकथन होना चाहिए, उसके बाद विषय सूची होना चाहिए, फिर प्रस्तावना परिचय होना चाहिए, समस्या का वर्णन होना चाहिए, अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए, अनुसंधान की प्रणालियाँ, निर्देशन, चयन, विश्लेषण, परिणाम, सुझाव और अंत में संलग्न सूची होनी चाहिए। कि मतलब इस प्रतिवेदन के साथ हमने क्या क्या अटैच किया है, कौन कौन से प्रपत्र लगाए हैं। और एक आदर्श प्रतिवेदन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो एक आदर्श प्रतिवेदन की आकर्षकता, भाषा संबंधी विशेषता, कि मतलब उसकी भाषा अच्छी हो, समझ में आने वाली हो, बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग ना किया गया हो, और आकर्षक हो, यानी कि अट्रैक्टिवनेस हो, अट्रैक्टिव हो, क्योंकि देखने में कि हाँ लगे कि हाँ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बढ़िया से अच्छे से इसको प्रदर्शित किया गया है। और किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, कि मतलब एक ही चीज़ को हम बार बार उसमें ना लिखें, और व्यावहारिकता को अधिक महत्व देना चाहिए। तो ये सब एक आदर्श प्रतिवेदन की विशेषताएं हैं। काल्पनिकता से रहित होना चाहिए, कि मतलब उसमें जो भी विषय हम लिख रहे हैं तो वो कल्पना पे आधारित नहीं होना चाहिए, वास्तविकता पे आधारित होना चाहिए। और विद्यमान कमियों तथा उपस्थित कठिनाइयों का उल्लेख किया जाना चाहिए उसमें, कि कौन कौन सी कमियां हुई और कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई। तो इन सब का उल्लेख प्रतिवेदन में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इसके अगले हम निदर्शन के बारे में वीडियो बनाएंगे और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। निदर्शन यानी सैम्पलिंग के बारे में, सैम्पलिंग क्या होता है, किसे होता है, कितने प्रकार की सैम्पलिंग होती हैं, तो इन सब के बारे में हम इसके आगे वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो हमारी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए और शेयर कर दिया करें, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।